हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि JEE के अंदर राजस्थान में वैकेंसीज आई हुई हैं और उसका जो है सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सारा आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जिसमें आप एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट एंड उसमें सॉलिड वेस्ट में भी बायोमेडिकल वेस्ट है, ई वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है और सम अदर्स जैसे कुछ लेजिस्लेशन से रिलेटेड सिलेबस मेंशन है और JSO का भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टॉपिक यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड रहेगा और एयर पोल्यूशन में भी कौन कौन से कंट्रोल डिवाइसेस हैं वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। ऑल्दो कि फ्रेंड्स कंट्रोल डिवाइसेस की अगर बात करें तो काफ़ी सारे कंट्रोल डिवाइसेस हैं, बट गिवन टाइम में उतने सारे कंट्रोल डिवाइसेस हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो अभी के लिए मैं आपको जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो उसमें मैं आपको सिर्फ 3 कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज़ द ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर, सेकंड जो होगा आपका साइक्लोन सेपरेटर और थर्ड वन जो होगा आपका वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो ये 3 कंट्रोल डिवाइसेस है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हैं वो JSO के भी मैंने देखे हैं और JEE के भी देखे हैं, उसमें क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। क्वेश्चंस आर वेरी इजी फ्रेंड्स, वेरी इजी क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा कि 2016 का मेरे पास पेपर है और 2024 का मेरे पास पेपर है। तो JSO 2016 में भी और JEE 2016 और JEE 2024 इनके मेरे पास क्वेश्चंस है और मैं वो क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा कि देखो ये वाला क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आप कंटिन्यू करता हूँ और ये मैं आपको सिखाता हूँ कुछ चीज़ों को। आप ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि शायद आप मे भी फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। सेकेंड पॉइंट इज दिस कि फ्रेंड्स आप ये मत सोचिएगा कि सर JEE का अगर एग्ज़ाम है तो JEE का एग्ज़ाम होगा तो पेपर का लेवल थोड़ा इजी ही रहेगा, ऐसा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस के जो वेराइटीज़ हैं, क्वेश्चंस की जो डेप्थ है, आपको टॉपिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इन डेप्थ पता होनी चाहिए। अगर टॉपिक्स क्लियर हैं, आपके टॉपिक्स की डेप्थ, आप टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको इन डेप्थ है तो आप क्वेश्चंस JEE के भी सोल्व कर सकते हैं, आप JEE के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि पढ़ना तो सारा ही है और इन डेप्थ ही पढ़ना है चीज़ों को, क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसा डोमेन है जहाँ से क्वेश्चंस किसी भी जगह से पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो मैं यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा कि जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास है तो उस क्वेश्चन को भी सोल्व किया जाएगा। और एक और बात जो मेरे को बतानी है, वो पहले ही उसकी वीडियो भी बन चुकी है, गुरविंदर सर ने और विजेंद्र सर ने उसके बारे में बताया भी है आप लोगों को कि हम लोग JEE की एक बुक यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं और बुक आपको आई थिंक गुरविंदर सर ने टाइम भी बताया हुआ है कि 10 दिसंबर के आसपास शायद वो टाइम भी बताया हुआ है। तो वो जो बुक है आप लोगों के लिए ही बनाई गई है JEE के लिए, JEE को के सिलेबस को ध्यान में रख के और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रख के और जो अदर स्टेट्स में जो एग्जाम्स हुए हैं एनवायरनमेंट के तो उनको भी ध्यान में रख के कि अगर एनवायरमेंटल के अगर क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी टॉपिक से तो वो किस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो हमने सारे बुक्स यहाँ पर बनाने हैं। तो गिवन टाइम पे वो जो है आपको बुक मिल भी जाएगी और काफ़ी बच्चों की क्वेरीज भी आ रही हैं कि सर बुक कब जल्दी लॉन्च करो, हमें बुक जल्दी चाहिए। तो फ्रेंड्स 10 दिसंबर आई थिंक उन्होंने डेट मेंशन की हुई है तो आपको वो टाइम पे मिल जाएगी और वो एक बुक है जो आपको काफ़ी जो है एक तरीके से आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, काफ़ी सारे डोमेन्स के क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे। उसमें से ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जो शायद आपने कभी पढ़े भी ना होंगे, तो यकीन मानिएगा वो आपके लिए वर्दी रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करता हूँ मैं अपना फर्स्ट टॉपिक, एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस। फ्रेंड्स हमें पता है कि एयर पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट सोर्सेज यहाँ पर एयर पोल्यूशन के होते हैं। जब हम नेचुरल सोर्स की बात करते हैं तो जैसे वोल्केनिज्म हुआ है, अभी रिसेंटली आप करंट न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे इथियोपिया का जो वोल्केनिज्म इरप्शन हुआ है जो कि इंडिया की तरफ भी आ रहा है। तो वोल्केनिज्म इरप्शन जब होता है तो उसकी वजह से काफ़ी सारे पोल्यूटेंट्स, काफ़ी सारे जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाते हैं और जब वो एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स होते हैं तो फ्रेंड्स ड्यू टू दी विंड कंडीशन, तो विंड के इफेक्ट की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं जिससे हमारी एयर की क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है फ्रेंड्स। और जब एयर की क्वालिटी अफेक्ट होती है तो उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट्स में आपके फ्रेंड्स नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स दोनों आते हैं। तो फ्रेंड्स वो एनवायरनमेंट भी आपका एक तरीके से अफेक्ट होता है। सो एयर पोल्यूशन, अब ये तो मैंने नेचुरल सोर्स बताया कि कोई वोल्केनिज्म हो गया है, कोई डस्ट स्टॉर्म है वहाँ की वजह से, कोई पोलन ग्रेन्स होते हैं जैसे, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है।
बट अगर हम आर्टिफिशियल सोर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो इन इंडस्ट्रीज से जितना भी पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहा है, एमिशंस जो हो रहा है स्टैक से, तो वो सब भी क्या क्रिएट कर रहे हैं, पोल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं। नाउ मेजर इशू इज दैट कि एयर पोल्यूशन के नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज़्यादा है, और पॉजिटिव इंपैक्ट तो कुछ है भी नहीं, बट नेगेटिव इंपैक्ट सबसे ज़्यादा है। और क्योंकि नेगेटिव इंपैक्ट है, तो अब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे लॉज बनाए गए हैं कि हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। और यहाँ पर कुछ ऐसे लॉज भी आए हैं कि अगर आप किसी इंडस्ट्री से कोई भी पोल्यूशन एमिट कर रहे हैं, कोई भी स्टैक आपने किसी इंडस्ट्री में लगाया है, कोई भी चिमनी आपने लगाई है, तो वहाँ से जो भी गैसेज वगैरह या कोई भी पोल्यूटेंट्स अगर वहाँ से रिलीज हो रहा है, तो दैट शुड बी इन परमिसिबल लेवल, राइट। तो अब क्योंकि जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बहुत सारा पोल्यूटेंट्स रिलीज होता है, तो उन पोल्यूटेंट्स को आपको एमिशन करने से पहले, एमिट करने से पहले ही एट द टाइम वहीं पर आपको सेग्रीगेट कर देना है। तो वहाँ से फिर जो पोल्यूटेंट्स बाहर जाएंगे वो बहुत ही कम रेंज के अंदर जाने चाहिए, हो सकते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट में होने चाहिए। तो उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो मेरा जो टॉपिक यही है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल। अब जब एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, तो कौन कौन से डिवाइस हैं जिसकी हम हेल्प लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग इस एयर पोल्यूशन को फ्रेंड्स कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ डिफरेंट डिवाइसेस हैं। अब जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, तो दो बातें ध्यान में रखना है, दो बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे। पहली बात, एयर पोल्यूशन में हम लोग बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स की, कि एयर के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन। जैसे आप लोगों ने नाम सुना है PM 2.5, PM 10। तो PM 2.5 का मतलब है कि एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स हैविंग कॉन्सेंट्रेशन लेस देन, पार्टिकल्स के हैविंग साइज लेस देन 2.5 माइक्रोन्स, कि एयर के अंदर जो पार्टिकल्स है फ्रेंड्स वो 2.5 माइक्रोन से छोटे हैं, तो उसको हम बोलते हैं PM 2.5। अगर किसी एयर के अंदर पार्टिकल्स लेस देन 10 माइक्रोन से, देन वी से इट इज अ PM 10। तो अब PM 1 भी हो सकता है, PM 0.5 भी हो सकता है। एंड फ्रेंड्स, जितना छोटा पार्टिकल एयर के अंदर प्रेजेंट होगा, एंड व्हेन वी इनहेल द एयर, तो होगा क्या कि वे छोटे पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। और जब वो छोटे पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, तो वहां पर फर्दर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो उन पर्टिकुलेट मैटर्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड्स, और साथ में कुछ गैसेस पोल्यूटेंट्स भी होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज से मोस्टली फ्रेंड्स सल्फर ऑक्साइड्स रिलीज हो रहा है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स जो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये गैसेस पोल्यूटेंट्स हैं, इनके भी नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा कि इनके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या होते हैं, हेल्थ इंपैक्ट्स क्या होते हैं। तो उन गैसेस पोल्यूटेंट्स को भी अपने को रिमूव करना है। तो फ्रेंड्स, दो पॉइंट हमारे पास है कि एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्टिकुलेट मैटर्स भी है, पर्टिकुलेट मैटर्स भी एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, और गैसेस पोल्यूटेंट्स भी जो हैं वो उसकी वजह से भी पोल्यूशन आ रहा है। तो हमें इन दोनों को रिमूव करना है। तो कुछ ऐसे डिवाइसेस हमारे पास हैं जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलेट मैटर्स को रिमूव करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, और कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो सिर्फ गैसेस पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और कुछ ऐसे भी डिवाइसेस हमारे पास है जो दोनों को रिमूव कर देते हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स को भी रिमूव कर देते हैं और गैसेस पोल्यूटेंट्स को भी रिमूव कर देते हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर की, तो आपने नाम सुना होगा। ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स को डिजाइन किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ ओनली पर्टिकुलेट मैटर्स। तो पर्टिकुलेट मैटर्स वहां से रिमूव हो सकता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस योर एब्जॉर्बर्स, तो जब आप एब्जॉर्बर्स की बात करते हैं, तो एब्जॉर्बर्स आर डिजाइंड फॉर द रिमूवल ऑफ द गैसियस पोल्यूटेंट्स। एंड फ्रेंड्स, जब हम स्क्रबर्स की बात करते हैं, तो स्क्रबर्स इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि वहां पर आप पर्टिकुलेट मैटर्स को भी रिमूव कर सकते हैं, एंड अलोंग विद दैट आप गैसेस पोल्यूटेंट्स को भी रिमूव कर सकते हैं। तो दोनों को वहां पर से रिमूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जब हम पार्टिकल्स के रिमूवल की बात करते हैं, कि हमारे पास कोई पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स को हमें रिमूव करना है, तो पार्टिकल्स के रिमूवल की जो मैकेनिज्म है वो हमें समझ आनी चाहिए। अगर हमें पार्टिकल्स के रिमूवल की मैकेनिज्म समझ आ गई फ्रेंड्स, तो यकीन मानिएगा जो डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएंगे, उसमें कोई कुछ भी नहीं है फिर समझाने के लिए। तो मेन पॉइंट इज दिस मैकेनिज्म, कि क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम लोग पार्टिकल्स को रिमूव कर पा रहे हैं। तो उस मैकेनिज्म के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा। तो पार्टिकल रिमूवल मैकेनिज्म की हम यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स। पार्टिकल रिमूवल मैकेनिज्म, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा, आपके एग्जाम में पूछा गया, JEE आई थिंक या JSO का एक क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पे मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है।
नाउ फ्रेंड्स, पार्टिकल रिमूवल मैकेनिज्म, अभी हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ रहेगा पार्टिकल्स के रिमूवल के लिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी हम गैसेस रिमूवल की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा इस वीडियो में सारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा पार्टिकल्स के रिमूवल के लिए। क्लियर है? नाउ पार्टिकल रिमूवल मैकेनिज्म में इसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म आती है? तो फर्स्ट वन मैकेनिज्म नेम्ड एज द इनर्शिया, या इसको इंपैक्शन भी बोलते हैं। ये इनर्शिया या इंपैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इनर्शिया एंड व्हाट इज इंपैक्शन? तो यहां पर होता क्या है, द लार्ज पार्टिकल्स हैव हाई मोमेंटम विच मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू फ्लो द एयर स्ट्रीम अराउंड अ फाइबर। कह रहा है कि जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे, अब जैसे क्योंकि ये गैस कोई फ्लो कर रही है, कोई एयर मूव कर रही है, और एयर के अंदर फ्रेंड्स लार्ज पार्टिकल्स भी होंगे, तो वो लार्ज पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स का मास भी है और पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी भी है। मास इंटू वेलोसिटी मतलब पार्टिकल्स के पास अपना एक मोमेंटम है। तो जब एयर फ्लो कर रही है और एयर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो भी एक मोमेंटम के साथ फ्लो कर रहा है, तो लार्ज पार्टिकल्स हैविंग हाई मोमेंटम विच मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू फ्लो द एयर स्ट्रीम अराउंड अ फाइबर। अब हुआ क्या कि अगर हम यहां पर कोई एक फाइबर वगैरह रख देते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर यहां पर लगा देते हैं, तो होगा क्या कि जैसे जैसे ये पार्टिकल्स मूव करेंगे, जैसे जैसे एयर मूव करेगी अराउंड दिस फाइबर, तो मोमेंटम जैसे ही पार्टिकल इस फाइबर से कोलाइड करेगा, जैसे ही फाइबर का, जैसे हमारे इस पार्टिकल्स का जिसके पास मोमेंटम था, वो पार्टिकल इस फाइबर के साथ कोलिजन करेगा, तो उसका मोमेंटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या आप यू कैन से कि मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा। तो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ या मोमेंटम डिस्ट्रॉय हुआ, जिसकी वजह से फ्रेंड्स पार्टिकल्स जो होंगे वो एयर से सेपरेट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे एयर फ्लो करेगी, एयर फ्लो करने की वजह से जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर वो पार्टिकल्स इस बॉडी से टकराएंगे तो उसकी वजह से होगा क्या, मोमेंटम डिस्ट्रॉय हुआ या मोमेंटम ट्रांसफर हुआ या वेलोसिटी कम हो गई पार्टिकल्स की, तो एयर तो फ्लो करके आगे चली जाएगी, एयर तो फ्लो करके आगे चली जाएगी, बट एयर में जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो आगे फ्लो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका मोमेंटम डिस्ट्रॉय कर दिया है हमने। अब वो बड़े पार्टिकल इधर ही रुकना शुरू कर देते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है जो हम यूज करते हैं एयर पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए एयर में से। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इनर्शिया। तो लार्ज पार्टिकल्स हैविंग हाई मोमेंटम विच मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू फ्लो द एयर स्ट्रीम्स अराउंड अ फाइबर। द पार्टिकल्स कंटिन्यू ऑन देयर ओरिजिनल पाथ, contact the fiber and remain there. These inertial effects increases with increased in air velocity as well as increased size or weight of the particle. ये जो inertial effect है ये increase हो जाएगा जैसे जैसे आप पार्टिकल्स की जो डायामीटर है उसको इंक्रीज कर दोगे, उसके वेट को इंक्रीज कर दोगे, उसके साइज को इंक्रीज कर दोगे, तो मास इंक्रीज होगा, तो ज्यादा मोमेंटम आएगा। और जब ज्यादा मोमेंटम से, अब जब बड़े बड़े पार्टिकल, जितना बड़ा पार्टिकल होगा, इसको ऐसे समझिएगा, जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर मोमेंटम ट्रांसफर होगा और उतना ही ज्यादा पार्टिकल जल्दी से रुक जाएगा। जितना छोटा पार्टिकल होगा, वो छोटे पार्टिकल हो सकता है कि छोटे पार्टिकल इस एयर के साथ चले जाएं, बट बड़े पार्टिकल, जितना बड़े पार्टिकल्स होंगे एयर के अंदर, वो जैसे ही कोलिजन होगा वो यहां पर रुकना शुरू कर देता है। Accordingly, the inertial effect is the predominant separation mechanism for the particles greater than 1 micrometer. That is very important point कि ये जो inertial mechanism की हम बात करते हैं, तो ये इफेक्टिव निकल कर आती है उन पार्टिकल्स के लिए जिसका साइज ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर होता है। तो 1 माइक्रोमीटर से बड़े वाले सारे पार्टिकल्स यहां से रिमूव कर सकते हैं। Particles with enough inertial deviate, particles with enough inertia deviate from the streamline and collide with the surface cyclone impactor, effective for larger particles greater than 1 micrometer. तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो टर्म है, ये जो मैकेनिज्म है इनर्शिया, या इसको हम इंपैक्शन बोलते हैं, बात समझ आ गई होगी। फिर भी मैं आपको दोबारा से एक रिकॉल करवा देता हूं, इनर्शिया या इंपैक्शन एक शॉर्ट वे में कैसे पढ़ेंगे। इनर्शिया या इंपैक्शन का मतलब ये रहेगा कि जैसे हमारी एयर फ्लो कर रही है और एयर में पार्टिकल्स भी फ्लो कर रहे हैं, एयर में बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स भी हैं, तो PM10, PM2.5, PM0.5, तो पार्टिकल्स तो बड़े भी हैं और पार्टिकल्स छोटे भी हैं। तो जैसे ये एयर फ्लो करेगी फ्रेंड्स, तो एयर ऐसे फ्लो कर रही है, हमने रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल्स लगा दिए हैं, कुछ फाइबर्स हमने लगा दिए हैं। तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स को फाइबर्स नाम दिया गया है। तो कुछ फाइबर्स हमने लगा दिए हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स लगा दिए हैं, तो एयर क्या करेगी, इनके बीच में से जाना शुरू कर देगी। अब जैसे पहले तो कोलिजन होगा, नो डाउट एयर का कोलिजन होगा फाइबर्स के साथ, तो एयर तो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर जाएगी।
बट जो पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंटम डिस्ट्रॉय होगा, मोमेंटम डिस्ट्रॉय होने की वजह से पार्टिकल्स वहीं रुकना शुरू कर देंगे, बड़े पार्टिकल्स रुकेंगे क्योंकि बड़े पार्टिकल का मोमेंटम ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगा, छोटे पार्टिकल्स एयर के साथ में भी फ्लो करके आगे जा सकता है। तो छोटे पार्टिकल्स को और दूसरी मैकेनिज्म से हम रिमूव कर सकते हैं। इनर्शिया मैकेनिज्म कहाँ आएगी, अब आपको ये चीज़ समझ आ गई है। नेक्स्ट सेकेंड मैकेनिज्म फ्रेंड्स जो हमारे पास है वो है इंटरसेप्शन। नाउ इंटरसेप्शन क्या बोलता है यहाँ पर, इंटरसेप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल्स फॉलो द एयर फ्लो अराउंड द फाइबर एंड आर कैप्चर्ड इफ दे कम क्लोज इनफ टू द फाइबर। नाउ यहाँ पर आप एक ऐसा समझिएगा, ये जो मैकेनिज्म है इंटरसेप्शन, ये क्या बोलता है, ये बोलता ही क्या है कि अगर आपके जो फाइबर हैं, ये जो फाइबर हमने बात बोली कि बड़े पार्टिकल तो रुक जाएंगे बट छोटे पार्टिकल भी रुक सकते हैं। कैसे रुकेंगे, क्योंकि अगर ये फाइबर मान लो स्टिकी नेचर का हुआ, ये फाइबर हमने स्टिकी नेचर के रख दिए और स्टिकी नेचर के होने की वजह से जैसी एयर यहाँ इसके कांटेक्ट में आएगी तो एयर तो यहाँ से फ्लो कर जाएगी, बट जो पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे अब ड्यू टू द स्टिकी नेचर ऑफ द फाइबर, तो ये पार्टिकल इन स्टिकी नेचर इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएंगे और ये जो सरफेस है आपका जिसका स्टिकी नेचर है वो इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ एडहियर करके रख लेगा, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स भी एयर से रिमूव हो जाएंगे। तो यहां पर जब इंटरसेप्शन की हम बात करते हैं तो इंटरसेप्शन को आप कैसे समझेंगे, एयर फ्लो कर रही है, फाइबर्स है और फाइबर्स का नेचर कैसे है, कुछ स्टिकी नेचर है। स्टिकी नेचर होने की वजह से चिपचिपे पदार्थ है हमारे, स्टिकी नेचर के फाइबर्स हैं, तो जैसे एयर फ्लो करेगी तो एयर के साथ जो पार्टिकल्स है और पार्टिकल जैसे ही इस स्टिकी नेचर वाले फाइबर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो पार्टिकल्स इसके ऊपर एडहियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो फाइबर है ये इन पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे एडहियर कर लेगा और एयर यहां से इजिली फ्लो कर जाएगी। दिस मैकेनिज्म इज नेम्ड एज द इंटरसेप्शन। अब इंटरसेप्शन भी समझ आया। स्मॉलर पार्टिकल फॉलो द एयर फ्लो अराउंड द फाइबर एंड आर कैप्चर्ड इफ दे कम क्लोज इनफ टू द फाइबर। अगर ये काफी पास आएंगे, पास आने की वजह से ये अट्रैक्ट कर लेगा उन पार्टिकल्स को ड्यू टू देयर स्टिकी नेचर, तो वहां से छोटे पार्टिकल से भी रिमूव हो सकते हैं। द इफेक्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज्ड पार्टिकल साइज। अगेन अगर पार्टिकल साइज एयर में छोटे नहीं है, अगर एयर के अंदर बड़े पार्टिकल साइज है तो ज्यादा एफिशिएंसी मिलेगी, ज्यादा इफेक्ट मतलब इसका इफेक्टिवनेस इंक्रीज कर जाएगा। बट जितने ज्यादा छोटे पार्टिकल रहेगा पार्टिकल एयर के अंदर, तो जितना छोटा पार्टिकल रहेगा तो इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी, बट बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे तो इजिली रिमूव हो जाएंगे, तो इफेक्टिवनेस विल इंक्रीज, तो इफेक्टिवनेस वहां इंक्रीज हो जाती है। स्मॉलर फाइबर डायमीटर एंड स्मॉलर क्लियरेंस बिटवीन द फाइबर्स। Particles moving with the air follow the streamlines but touch and stick to the fiber surface। ठीक है, ये हमारे फैब्रिक फिल्टर्स है। नाउ इंपॉर्टेंट फॉर मिड साइज पार्टिकल्स, राइट, तो मिड साइज पार्टिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड मैकेनिज्म फ्रेंड्स, थर्ड मैकेनिज्म हमारी डिफ्यूजन। थर्ड मैकेनिज्म, पहले फर्स्ट मैकेनिज्म का नाम क्या बताया बच्चे मैंने, इनर्शिया या इंपैक्शन। सेकंड मैकेनिज्म का नाम क्या है, इंटरसेप्शन। थर्ड मैकेनिज्म क्या है बच्चे, थर्ड मैकेनिज्म है डिफ्यूजन। ठीक है, थर्ड मैकेनिज्म का नाम क्या है, डिफ्यूजन। ये हमारी थर्ड मैकेनिज्म होती है, दिस इज द डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन की जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो यहां पे देखिएगा, डिफ्यूजन इन द लेंथ वाइज डायरेक्शन ऑफ द मीडिया फाइबर्स कैन बी फाउंड ओनली इन द केस ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स सच एज वायरसेस। डिफ्यूजन क्या बोलना चाह रहा है, डिफ्यूजन ये बोलता है कि ब्राउनियन मोशन, यहां से समझ आ रहा है। अब एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जैसे जैसे एयर फ्लो कर रही है, एयर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो भी सेम पाथ को ट्रेवल कर रहे हैं, बट बहुत छोटे पार्टिकल्स अगर हुए तो वो क्या करते हैं, एयर के अंदर जिगजैग पाथ में फॉलो करना, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्राउनियन मूवमेंट टेक्स प्लेस इफ द पार्टिकल हैविंग द साइज स्मॉल। अगर पार्टिकल स्मॉलर साइज के होंगे तो वो ब्राउनियन मोशन क्रिएट करते हैं। तो जैसे ये एयर फ्लो कर रही है बच्चे, ये एयर फ्लो कर रही है और यहाँ पे क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट दिखाया गया है पार्टिकल्स का। डिफ्यूजन इन द लेंथ वाइज डायरेक्शन, तो लेंथ वाइज, लेंथ के अलोंग डिफ्यूजन हो रहा है, ब्राउनियन मूवमेंट हो रही है। तो डिफ्यूजन इन द लेंथ वाइज डायरेक्शन ऑफ द मीडिया फाइबर्स कैन बी फाउंड ओनली इन द केस ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स मूव रैंडमली अबाउट विद इन द एयर स्ट्रीम ड्यू टू ब्राउनियन मोलिकुलर मोशन। This mechanism is only important for particles with diameter less than 0.1 microns। तो जो 0.1 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स होंगे वो वही जिगजैग पाथ को फॉलो करेंगे। द लोअर द एयर फ्लो रेट, अब यहां पर एयर फ्लो रेट जितना कम होगा, द लोअर द एयर फ्लो रेट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ एन एयर फिल्टर, द हायर द एफिशिएंसी लेवल अगेंस्ट tiny sub micron particles as they have more time for a diffusive separations।
ये क्या बोलना चाह रहा है पॉइंट, ये बोलना चाह रहा है कि जितना कम लोअर द एयर फ्लो रेट, जितना कम एयर फ्लो रेट होगा ड्यूरिंग operation of an air filter, the higher the efficiency level against tiny submicron particles is achieved, as they have more time for a diffusive separations। क्योंकि उनको टाइम क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप बहुत ही कम स्पीड से एयर को फ्लो करवा रहे हैं, तो फ्लो रेट आपने बहुत कम रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो छोटे पार्टिकल्स होंगे डिफ्यूजिव, जो ब्राउनिन मोशन क्रिएट कर रहे हैं, उनको ज्यादा टाइम मिलेगा डिफ्यूजिव सेपरेशन होने के लिए। Once a submicron particles has been captured on a fiber, it is hardly possible for the particles to separate again, as immense unrealistically forces would be required during a regular operations. Submicrons या ultra fine particles collide randomly and deposit on the surfaces. यहाँ पर कुछ मेंशन किए हुए हैं पॉइंट्स, तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं आपको दोबारा से कंक्लूड करके बता रहा हूँ फ्रेंड्स, सारी कहानी एक ही फाइबर्स के ऊपर समझ लीजिएगा। हमने एक फाइबर रखा, फाइबर्स का मतलब आप ऑब्स्टेकल समझिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, एक फाइबर रख दिया, ठीक है सर, फाइबर रख दिया हमने, एयर को मूव करवाया, एयर मूव कर रही है। हमने क्या किया, एयर के अंदर पहला फर्स्ट पॉइंट जो था इनर्शिया, अगर एयर के अंदर बड़े पार्टिकल्स हुए, बड़े पार्टिकल्स होने की वजह से मोमेंटम, एयर फ्लो कर रही है तो उसके अंदर मोमेंटम होगा, और जैसे वो इन फाइबर के साथ कोलिजन होगा, एयर टकराएगी, पार्टिकल्स भी टकराएंगे, तो मोमेंटम डिस्ट्रॉय होगा, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स वहीं पर रुकना शुरू हो जाएंगे। तो बड़े पार्टिकल तो ऐसे रुकते हैं। फिर छोटे पार्टिकल्स की बात हुई, छोटे पार्टिकल्स की जब बात करी तो हमने ये बोला दूसरा मैकेनिज्म इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन मैकेनिज्म, फर्स्ट इनर्शिया था, सेकंड इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन मैकेनिज्म फ्रेंड्स ये बोलता है कि सेम फाइबर है, बट आपके ऊपर फाइबर का नेचर कैसा है, स्टिकी नेचर है। अगर फाइबर का नेचर स्टिकी हुआ तो जो एयर फ्लो कर रही है, एयर के साथ बड़े पार्टिकल तो आपने रोक दिए, जो छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो छोटे पार्टिकल जैसे एयर इन फाइबर्स के पास से निकलेगी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, जैसे एयर इन फाइबर्स के पास से क्रॉस होगी, तो जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस की तरफ एडहियर हो जाएंगे, क्योंकि फाइबर स्टिकी नेचर का है और वो फाइबर उन छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये होती है इंटरसेप्शन। तो छोटे पार्टिकल रिमूव हो गए, या आप मीडियम साइज के पार्टिकल्स बोल सकते हैं। फिर तीसरा है ब्राउनिन मोशन, जिसको हमने बोला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैकेनिज्म ये बोलती है कि एयर के अंदर बहुत छोटे जो पार्टिकल्स हैं, 0.1 माइक्रोमीटर से भी छोटे जो पार्टिकल हैं, वो जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि अगर आपने एयर की स्पीड को ज्यादा रखा, सेम फाइबर रखा हुआ है, एयर की स्पीड को ज्यादा रखने की वजह से जो छोटे पार्टिकल हैं, जो जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे हैं, ये पास करके चले जाएंगे, वो रिमूव नहीं हो पाएगा। बट यहीं पर अगर आपने एयर की स्पीड को बहुत कम कर दिया, अब एयर बहुत स्लो रेट से फ्लो करवा रहे हैं, और जब एयर बहुत स्लो रेट से फ्लो करा रहे हैं, जैसे पार्टिकल है, फाइबर था आपका, और एयर बहुत स्लो रेट से फ्लो कर रही है, तो यहां पर जो पार्टिकल है जिगजैग पाथ फॉलो करके जा रहा है, तो यहां से जैसे मूवमेंट, जैसे पार्टिकल इसके पास आएगा, जैसे छोटा पार्टिकल इसके पास आएगा, ये तुरंत इसके सरफेस पे आके चिपक जाएगा, तो एडहियर हो जाएगा, तो यहां से ये छोटे पार्टिकल्स भी रिमूव हो जाएंगे। तो दिस इज द डिफ्यूजन मैकेनिज्म। तो इनर्शिया मैकेनिज्म, इंटरसेप्शन मैकेनिज्म और डिफ्यूजन मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है जो कि यहां पर हम यूज कर रहे होते हैं एयर में से पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। क्लियर पॉइंट। आगे देखते हैं, यहां पर नेक्स्ट जो है हमारे पास है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब एक और मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होता है कि एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है। यहां पर हम क्या करते हैं, कुछ प्लेट्स का यूज करते हैं, प्लेट्स में चार्ज हम इंड्यूस करवा देते हैं, वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो प्लेट्स में चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रोड्स होती हैं बेसिकली एक टाइप की। तो यहां पर ये जो प्लेट्स हैं रेड कलर की आप देख पा रहे हैं, दीज आर द प्लेट्स, राइट। और हमने इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज इंड्यूस करवाया। इंड्यूस कैसे करवाया फ्रेंड्स, हमने यहां पे वोल्टेज सप्लाई करवाई, तो वोल्टेज सप्लाई करने की वजह से इन प्लेट्स में चार्ज इंड्यूस हो गया। नाउ आप विजुलाइज कीजिएगा, एक प्लेट यहां रखी है, एक प्लेट यहां, और एक प्लेट यहां, एक प्लेट यहां, तो नंबर ऑफ प्लेट्स हमने पैरेलली यहां पे रखी हुई है। अब हम क्या करते हैं, यहां से एयर को फ्लो करवा रहे हैं, और जब हम एयर को यहां से फ्लो करवाएंगे, इन सभी प्लेट्स के थ्रू एयर फ्लो कर रही है, एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर भी चार्ज होगा, तो यहां पर ये जो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट था प्लेट्स के ऊपर, तो प्लेट्स क्या करता है, उन पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, चार्ज है क्योंकि उनके ऊपर, तो
तो चार्ज की वजह से ये प्लेट्स उन पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है और अपने सरफेस पे एडहियर करके रखेगा और साफ एयर, क्लीन एयर यहां से पास होके चली जाती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही एयर को फ्लो करवाएंगे इन प्लेट्स के थ्रू, तो एयर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स के ऊपर क्योंकि चार्ज होता है और हमने प्लेट्स को भी चार्ज इंड्यूस करवाया है, तो ये प्लेट्स उन पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा और यहां से क्लीन एयर इन प्लेट्स के थ्रू पास होती जाएगी। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, क्योंकि प्लेट्स ने उन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है ड्यू टू द चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इस मैकेनिज्म को नाम दिया गया है। चार्जिंग पार्टिकल्स एंड कलेक्टिंग देम ऑन द अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, इस मैकेनिज्म पे जो डिवाइस बनाया जाता है उसको बोलते हैं ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। मैं बताऊंगा आपको, ईएसपी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आपके पास है, इस मैकेनिज्म पे काम करता है फ्रेंड्स। नाउ एक हमारे पास है मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर या ग्रेविटेशनल सेटलिंग। दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म जिसकी वजह से भी पार्टिकल्स को रिमूव किया जा सकता है फ्रेंड्स। अब ये क्या मैकेनिज्म है, ग्रेविटेशनल सेटलिंग में क्या करते हैं, एक चैम्बर हमारे पास होगा, एक टैंक हमारे पास होगा। विजुअलाइजेशन करने के लिए डायग्राम दिखा दिया मैंने कि इस तरीके का डायग्राम होता है, ये चैम्बर बने होते हैं। यहां से हम एयर को पास करवाएंगे, तो एक एंड से एयर को एंटर करवा रहे हैं। अब एयर यहां से इस चैम्बर के थ्रू फ्लो करके जा रही है फ्रेंड्स, और जब एयर इस चैम्बर से फ्लो करके जा रही है, अब एयर के अंदर पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स बड़े भी हैं और छोटे पार्टिकल्स भी हैं। तो फ्रेंड्स एयर जब मूव करेगी और पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट करेगी, तो ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल नीचे आना चाहेगा और वो पार्टिकल एयर के साथ फ्लो भी कर रहा है। तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा है और पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करेगा, बट एयर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। एयर के साथ पार्टिकल भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बट वो पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करता है क्योंकि ग्रेविटी उसके ऊपर लग रही होती है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि एयर जब यहां से मूव करती है, एयर जब यहां से मूव करेगी, तो जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है। तो जिन पार्टिकल, सभी पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है। जितना बड़ा पार्टिकल होगा ज्यादा ग्रेविटी लगेगी, छोटा पार्टिकल होगा तो उस पर कम ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा। इसका ऐसे समझो सेटलिंग वेलोसिटी से कि अगर पार्टिकल है, पार्टिकल को ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो पार्टिकल क्या करेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा। अब जितना बड़ा पार्टिकल होगा वो जल्दी से नीचे से चला जाएगा, जितना छोटा पार्टिकल होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा नीचे सेटल होने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि यहां से जब एयर को फ्लो कराते हैं तो एयर की वेलोसिटी को कम रखते हैं। एयर की वेलोसिटी को अगर आपने कम रखा, कम रखने की वजह से जो ये पार्टिकल्स हैं वो सारे ग्रेविटी की वजह से सेटल होना शुरू कर देते हैं, वो सारे ग्रेविटी की वजह से सेटल होना शुरू कर देते हैं। और जब ग्रेविटी की वजह से सेटल होना शुरू कर देते हैं तो नीचे जो पार्टिकल्स हैं यहां पर डस्ट हुपर्स लगे होते हैं, ये डस्ट हुपर्स बने हुए हैं, 2 डस्ट हुपर्स यहां पर बनाए गए हैं। तो इन डस्ट हुपर्स में ये पार्टिकल्स कलेक्ट होंगे और यहां से क्लीन एयर को हम यहां से सप्लाई आगे बाहर कर देते हैं, क्लीन एयर यहां से पास करा देते हैं। बट ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर की एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि जितना छोटा पार्टिकल होगा, अगर आप उसको ग्रेविटी की वजह से सेटल कराना चाहो तो इसको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो इतने टाइम ज्यादा होने की वजह से हम इतना प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। उसकी फिर आपको जब डिजाइनिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको उसकी लेंथ बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, उसकी हाइट छोटी रखनी पड़ेगी। तो काफी सारी है जो मॉडिफिकेशंस है, प्रैक्टिकली देखने को मिला है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशंस कि ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स बेस्ट होते हैं, इफेक्टिव होते हैं उन पार्टिकल्स के लिए जिसका साइज 50 माइक्रोन से ज्यादा होता है। 50 माइक्रोन से जिसका पार्टिकल साइज ज्यादा है, 50 माइक्रोन मीटर, उनके लिए ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स ज्यादा इफेक्टिव देखने को मिलते हैं। क्लियर पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये मैकेनिज्म्स होती हैं। मैं दोबारा से आपको समराइज करवा देता हूं क्योंकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैकेनिज्म समझ आ गई, मैकेनिज्म समझ आने की वजह से आप इजिली सारे पॉइंट्स को समझ सकते हैं। तो फर्स्ट मैकेनिज्म हमने बताया इनर्शिया, दूसरा मैकेनिज्म इंटरसेप्शन, तीसरा डिफ्यूजन, फोर्थ वन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड द फिफ्थ वन इज ग्रेविटेशनल सेटलिंग। ग्रेविटी सेटलिंग ये फिफ्थ मैकेनिज्म आपके पास होती है। तो ये पार्टिकल्स के रिमूवल की मैकेनिज्म्स होती हैं। नाउ अब हम एक एक करके इन डिटेल स्टडी कर रहे हैं एक एक डिवाइसेस की। नाउ फ्रेंड्स फर्स्ट डिवाइस हमारे पास है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। Gravity settling chamber is one of the simplest and earliest type of equipment used for the removal of particulate matter from industrial gas streams. It operates on the fundamental principle of gravity. ये gravity principle पे काम करता है। Gravity principle जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, it is essentially a long, wide and shallow box through which the polluted gas stream passes at a reduced velocity, allowing
डस्ट पार्टिकल्स टू सेटल आउट इनटू ए कलेक्शन हूपर ड्यू टू देयर ओन वेट। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो डिवाइस है, इस डिवाइस में हम गैस की एंट्री करवाएंगे, और जब गैस यहां से एंटर करेगी, जब गैस यहां से एंटर करेगी, गैस इस चैम्बर से एंटर करेगी, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, ये जो पार्टिकल्स होंगे, तो ये पार्टिकल आगे की तरफ भी फ्लो करेगा, क्योंकि ये गैस के साथ फ्लो कर रहा है, एयर के साथ फ्लो कर रहा है, और ये पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो करेगा, तो इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी देखने को मिलेगी। तो क्योंकि पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से, तो कहने का मतलब ये पार्टिकल इस एयर के अंदर सेटल कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इसकी सेटलिंग वेलोसिटी। तो इसकी अपनी एक सेटलिंग वेलोसिटी होगी। तो यहां पर सेटलिंग वेलोसिटी जो है, फर्दर हमारे पास एक इक्वेशन भी है, एक फॉर्मूला हमारे पास है, एंडरसन फॉर्मूला। एंडरसन फॉर्मूला ये बताता है कि ये जो सेटलिंग वेलोसिटी होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल साइज। अगर पार्टिकल साइज बड़ा हुआ तो एक दो केस हैं, एक में पार्टिकल साइज बड़ा है और एक में पार्टिकल साइज छोटा है। दोनों केस में सेटलिंग वेलोसिटी किसकी ज्यादा आएगी? जिसकी पार्टिकल साइज ज्यादा होगा। जिसका पार्टिकल साइज ज्यादा, तो ज्यादा वेलोसिटी से सेटल करेगा। तो पार्टिकल साइज जितने बड़े होंगे इस एयर के अंदर, तो वो उतने ही ज्यादा वेलोसिटी से सेटल कर रहे होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे। बट अगर हमारी एयर के अंदर छोटे पार्टिकल्स ज्यादा हैं, बड़े पार्टिकल्स बहुत ही कम है, तो ये डिवाइस लगाने का एडवांटेज नहीं मिलेगा। ये डिवाइस लगाने का एडवांटेज हमें तभी मिलेगा कब? जब हमारे पास क्या हो? जब हमारे पास पार्टिकल साइज एयर के अंदर बड़े पार्टिकल हो। छोटे पार्टिकल होगा तो हमारा इसका एडवांटेज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो इसके प्रिंसिपल की, अब देखो जैसे मैंने बताया कि पार्टिकल सेटल होगा और क्लीन एयर यहां से पास कर जाएगी, तो ये ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल सेटल करवा रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को, ये जो हमने प्रोसेस बोला, इसको टेक्निकली सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। आप वाटर पोल्यूशन में भी एक सेडिमेंटेशन टॉपिक पढ़ते हैं, जब आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं, है ना, सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो रहा होता है। जब बारिश होती है बच्चे, तो ऊपर से जो पार्टिकल्स हैं वो भी आ रहे होते हैं, तो वो भी एक सेडिमेंटेशन है। रिवर फ्लो कर रही है, और जब रिवर फ्लो कर रही है तो रिवर के अंदर जो पार्टिकल सेटल करता है, तो वो भी एक सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है। तो सिमिलरली यहां पर भी सेडिमेंटेशन प्रोसेस ही एक तरीके से चल रहा होता है। नाउ प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं, तो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? ग्रेविटी है, नो डाउट। द ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग द गैस वेलोसिटी। अब हमें इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे? जितना कम वेलोसिटी से फ्लो करवाएंगे एयर को। यहां पर आपने नाम सुना होगा, एक लैमिनार फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, ट्रांजिशनल फ्लो होता है। तो जितनी कम वेलोसिटी से आप एयर को फ्लो कराओगे, जितना लैमिनार कंडीशन बना के चलोगे, उतना ही ज्यादा पार्टिकल सेटल होगा, और जितना टर्बुलेंस क्रिएट कराओगे, जितनी ज्यादा स्पीड से एयर को फ्लो कराओगे, उतना ही कम पार्टिकल सेटल हो पाएगा। तो यहां पर क्या है कि हम गैस वेलोसिटी को रिड्यूस करेंगे। द ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग द गैस वेलोसिटी टू इंक्रीज द रेजिडेंस टाइम। तो गैस वेलोसिटी अगर कम करोगे तो रेजिडेंस टाइम इंक्रीज हो जाएगा। रेजिडेंस टाइम का मतलब कि जो एयर है, इनलेट से आउटलेट तक जाने में एयर को कितना टाइम लग रहा है। अगर आपने इसको 1 मिनट में फ्लो करवा दिया, एक दूसरे केस में आप इसको फ्लो कराने के लिए 5 मिनट का टाइम ले रहे हैं, तो 5 मिनट का टाइम लगा एयर को इनलेट से आउटलेट तक जाने में, तो ज्यादा पार्टिकल रिमूव होगा। 1 मिनट में अगर फ्लो करवा दिया तो कम पार्टिकल रिमूव होगा। तो रेजिडेंस टाइम, रुकने का समय, रेजिडेंस टाइम जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा इफेक्टिवनेस निकल कर आएगी, उतना ही ज्यादा पार्टिकल रिमूव होगा। एज सिंपल एज दैट। नाउ ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग द गैस वेलोसिटी टू इंक्रीज द रेजिडेंस टाइम। नाउ इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे गैस इनलेट, जैसे हमने बताया, द डस्ट लैडिंग गैस एंटर्स द चैम्बर, एक्सपेंशन एंड स्लो डाउन, द लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चैम्बर कॉजेज द गैस टू एक्सपेंड एंड स्लो डाउन सिग्निफिकेंटली। क्या होता है कि यहां पर एरिया, जिस एरिया से गैस एंटर कर रही है वो तो छोटा है, बट जैसे इस चैम्बर में एंटर कर जाएगी ग्रेविटेशन सेटलिंग चैम्बर में, तो यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होने की वजह से यहां पर क्या होगा, एयर की वेलोसिटी अपने आप ही कम हो जाती है। तो यहां पर ये पॉइंट लिखा है एक्सपेंशन, कि एयर एक्सपेंड हो गई है। एयर एक्सपेंड हो गई है तो ऑटोमेटिकली, या कॉन्सेप्ट, क्योंकि डिस्चार्ज कांस्टेंट है, और डिस्चार्ज कांस्टेंट है तो एरिया को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो जैसे ही गैस आपकी ज्यादा एरिया वाले चैम्बर में एंटर करती है तो एक्सपेंड हो गई गैस, एक्सपेंड होने की वजह से एरिया बड़ा है, एरिया इंक्रीज किया है फ्रेंड्स, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और अगर उसकी वेलोसिटी कम हुई तो ज्यादा इफेक्टिवनेस निकल कर आती है। तो एक्सपेंशन एंड स्लो डाउन, द लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चैम्बर कॉजेज द गैस टू एक्सपेंड एंड स्लो डाउन सिग्निफिकेंटली। फिर सेटलिंग होगी, एज द गैस क्रीप अलोंग द चैम्बर द
particles experience a downward gravitational force. Given enough time, particles settle against the upward ड्रैग फोर्स ऑन द गैस, कि पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल कर रहा है, एक ड्रैग फोर्स भी लगेगा, बट नीचे की तरफ ज्यादा सेटल कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ज्यादा है, तो जिसकी वजह से पार्टिकल सेटल कर रहा है. कलेक्शन, द सेटल पार्टिकल स्लाइड इनटू अ हुपर एट द बॉटम ऑफ द चैम्बर. तो जितने भी पार्टिकल नीचे सेटल हुए हैं फ्रेंड्स, उन पार्टिकल्स को हुपर्स में, डस्ट हुपर्स बोलते हैं, इनमें कलेक्ट कर लिया जाता है. गैस आउटलेट, द कंपेरेटिवली क्लीनर गैस एग्जिट द चैम्बर, और यहां से क्लीन गैस चैम्बर से एग्जिट करके चली जाती है. ऑल्दो कि इसमें भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, बट कंपेरेटिवली तो गैस हमारी क्लीन हो गई है. ये मैकेनिज्म है बच्चे इसकी, ये प्रिंसिपल है ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर का. आई होप आपको सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी. नाउ इसमें कुछ और पॉइंट्स है वो देख लेते हैं. नाउ क्योंकि यहां पर हमने बोला कि पार्टिकल सेटल कर रहा है, और जब पार्टिकल सेटल कर रहा है तो यहां पर हम लोग सेटलिंग वेलोसिटी की बात करते हैं, और जब सेटलिंग वेलोसिटी की बात करते हैं तो स्टोक्स लॉ हमारे पास आता है बच्चे. यहां पर हम लोग स्टोक्स लॉ की बात करेंगे, स्टोक्स लॉ एंड सेटलिंग वेलोसिटी. मैंने एंडरसन का नाम लिया था फ्रेंड्स, एंडरसन का नाम नहीं है, वो एंडरसन का नाम ईएसपी के अंदर है. एंडरसन की हम बात हम ईएसपी में करेंगे फ्रेंड्स. सेटलिंग वेलोसिटी के अंदर हमारे पास एक ही लॉ है जो सेटलिंग वेलोसिटी बताता है, वो है स्टोक्स लॉ. तो यहां पर भी स्टोक्स लॉ लगाया गया है. नाउ द थ्योरेटिकल कलेक्शन एफिशिएंसी इज गवर्न्ड बाय स्टोक्स लॉ, कि जब पार्टिकल सेटल करेगा तो कितनी वेलोसिटी से सेटल करेगा. जब हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे चैम्बर की, इसकी लेंथ कितनी रखें, इसकी विड्थ कितनी रखें, इसकी हाइट कितनी रखें, तो हमें पहले पता होना चाहिए कितने कौन से पार्टिकल को रिमूव करने के लिए चैम्बर बनाया गया है. तो वो डिजाइन पार्टिकल क्या है, वो डिजाइन पार्टिकल है डीपी. अगर आपको वो डिजाइन पार्टिकल पता है तो आप उसकी सेटलिंग वेलोसिटी निकालेंगे वीटी, तो आपने उसकी टर्मिनल वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी आपने निकाल दी. इस सेटलिंग वेलोसिटी के कोरस्पोंडिंग आप अपने चैम्बर को डिजाइन करते हैं. तो अब यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी आप निकालेंगे. ये वाला फॉर्मूला है बच्चे, फॉर्मूला याद रखना है, बट न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा आपसे. फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना है. जी डीपी का स्क्वायर इंटू में रो पी माइनस का रो जी डिवाइडेड बाई 18 म्यू. यहां पर जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डीपी पार्टिकल का डायमीटर, वीटी टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी, रो पी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, रो जी डेंसिटी ऑफ द गैस, एंड म्यू 18 म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस. तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स सिर्फ फॉर्मूला. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर से वो फॉर्मूला पूछ ले, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. तो यहां पे फॉर्मूले से पता लग रहा है टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल साइज. तो पार्टिकल जितना बड़ा होगा उसकी सेटलिंग वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जब सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा वेलोसिटी से पार्टिकल सेटल करेगा, तो एफिशिएंसी ज्यादा निकल कर आएगी. एफिशिएंसी ज्यादा निकल कर आएगी बच्चे, इसका मतलब अगर हमारे एयर के अंदर पार्टिकल ज्यादा, अब यहां पे एक ना मिसकंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल का अगर एफिशिएंसी ज्यादा होने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, पहले समझो. हमारी एयर में अगर बड़े दो केस है, एक केस में एयर के अंदर बड़े पार्टिकल ज्यादा हैं, दूसरे केस में एयर के अंदर छोटे पार्टिकल्स ज्यादा हैं. हमने क्या किया, चैम्बर्स को डिजाइन किया, और चैम्बर को डिजाइन किया बड़े पार्टिकल के लिए. तो जब बड़े पार्टिकल के डिजाइन किया तो बड़े पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा है, तो वो पार्टिकल रिमूव हो जाएगा, वो पार्टिकल रिमूव हो जाएगा. उस जिस पार्टिकल के लिए चैम्बर्स को डिजाइन किया जाता है वो पार्टिकल 100% रिमूव होगा, और उससे बड़े पार्टिकल, क्योंकि उनकी सेटलिंग वेलोसिटी उस डिजाइन पार्टिकल से भी ज्यादा होगी, तो वो वाले पार्टिकल्स भी 100% रिमूव होते हैं, बट छोटे पार्टिकल रिमूव नहीं हो पाते. यहां पर अगर मैं अपने चैम्बर को डिजाइन कर देता हूं छोटे पार्टिकल के लिए, तो छोटा पार्टिकल के लिए डिजाइन किया चैम्बर को, ऑब्वियसली बात है लेंथ ज्यादा निकल कर आएगी. आपने डिजाइन किया छोटे पार्टिकल के लिए, तो छोटा पार्टिकल 100% सेटल होगा. अब जब छोटा पार्टिकल सेटल हो रहा है तो बड़े पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी, जो छोटा पार्टिकल डिजाइन पार्टिकल है आपका, इससे भी ज्यादा सेटलिंग वेलोसिटी है बड़े पार्टिकल की, तो बड़ा पार्टिकल भी सेटल हो जाएगा. तो जितने छोटे पार्टिकल के लिए आप इन चैम्बर को डिजाइन करोगे, जितने छोटे पार्टिकल के लिए इन चैम्बर को डिजाइन करोगे, उतनी ज्यादा एफिशिएंसी निकल कर आएगी. मैं ये बोल रहा हूं, यहां से कंफ्यूज नहीं रखना है कि सर पार्टिकल साइज बड़ा है तो सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा है. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बट डिजाइनिंग अगर आप जितना छोटे पार्टिकल के लिए करोगे तो एफिशिएंसी उतनी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल रिमूव होगा. क्योंकि छोटे पार्टिकल को अगर आपने डिजाइन कर दिया, उसको रिमूव करवा दिया, छोटा पार्टिकल अगर 100% रिमूव हुआ है तो उससे बड़े पार्टिकल भी फ्रेंड्स 100% ही रिमूव होंगे. तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको समझते हैं, ठीक है ना. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. नाउ इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशंस के कुछ पॉइंट्स हैं. इक्वेशन क्या सिग्निफाई कर रहा है, पार्टिकल साइज इज किंग.
पार्टिकल साइज ही यहाँ पर किंग का काम करता है कि द सेटलिंग वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल डायमीटर। दैट मींस इफ यू डबल द पार्टिकल साइज सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। अगर आपने पार्टिकल साइज डबल कर दिया तो सेटलिंग वेलोसिटी 4 गुना बढ़ जाती है। दिस इज वाई दीज चैम्बर्स आर ओनली इफेक्टिव फॉर द लार्जर पार्टिकल। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो चैम्बर्स होते हैं बड़े पार्टिकल्स के लिए इफेक्टिव है, क्योंकि उन बड़े पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा निकल कर आती है, तो जल्दी से वो सेटल कर जाएंगे, वो जल्दी से सेटल कर जाएंगे। जितना छोटा पार्टिकल होगा सेटलिंग वेलोसिटी कम आएगी तो जल्दी से सेटल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये चैम्बर्स ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर इफेक्टिव होते हैं बड़े पार्टिकल्स के लिए, नॉट फॉर द स्मॉलर पार्टिकल्स। डेंसिटी मैटर्स करती है, बड़े जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सेटल कर जाएंगे जल्दी से। गैस विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतना ही कम, विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि उतना ही ज्यादा सेटलमेंट होगा। विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा ही होगी उतना ही कम सेटलमेंट होगा। इसको ऐसे समझते हैं, मैं इसको दूसरे वे में एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूं। आपके पास दो केस हैं, एक केस में एक कंटेनर में पानी है और एक कंटेनर में शहद है। दोनों में कुछ पत्थर डाल दो, दोनों में आपने कुछ पत्थर डाल दिए तो पानी के अंदर आप देखोगे पत्थर जल्दी से सेटल कर गया, शहद के अंदर पत्थर इतनी जल्दी से सेटल नहीं करता है। ये आप विजुअलाइज कर रहे होंगे। इस बात का मतलब कि जो पार्टिकल जिस मीडियम में सेटल हो रहा है उसकी विस्कोसिटी अगर ज्यादा हुई तो आपके पार्टिकल सेटल नहीं होंगे। जिस मीडियम में वो सेटल कर रहा है उसकी विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतने जल्दी से पार्टिकल सेटल कर जाएंगे। एयर फ्लो कर रही है, अगर एयर की विस्कोसिटी ज्यादा हुई तो वो पार्टिकल जल्दी से सेटल नहीं करेगा। इसी एयर की विस्कोसिटी अगर कम हुई तो पार्टिकल आपके जल्दी से सेटल कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिजाइन एंड एफिशिएंसी। फ्रेंड्स, ये डिजाइन एंड एफिशिएंसी में फर्स्ट पॉइंट चैम्बर डिजाइन। जब आप चैम्बर डिजाइन करते हो तो फर्स्ट वन आप टू एंश्योर द पार्टिकल सेटल इट्स सेटलिंग टाइम मस्ट बी लेस देन द गैस रेजिडेंस टाइम। यहां पर जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो सेटलिंग टाइम होगा, सेटलिंग टाइम वो कम होना चाहिए गैस रेजिडेंस टाइम से। सेटलिंग टाइम की सेटल होने का टाइम, दैट सेटलिंग टाइम मस्ट बी लेस देन द गैस रेजिडेंस टाइम। गैस रेजिडेंस टाइम से कम होना चाहिए सेटलिंग टाइम। ये इसका चैम्बर को डिजाइन करने का एक पॉइंट है। सेटलिंग टाइम, रेजिडेंस टाइम। सेटलिंग टाइम कैसे निकालते हैं? इस पार्टिकल को, ये जो पार्टिकल है बच्चे यहां पे देखो, ये जो यहां पर पार्टिकल होगा टॉप पे पार्टिकल, इसको कितनी दूरी चलनी है सेटल होने के लिए? ये h, ये जो पार्टिकल टॉप पे होगा इसको कितनी दूरी चलनी है सेटल होने के लिए? तो आप बोलेंगे सर कैपिटल H, इतनी दूरी इसको चलनी पड़ेगी सेटल होने के लिए, कैपिटल H। ठीक है। किस वेलोसिटी से ये पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगा? अपनी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ। तो कैपिटल H आपके पास है, टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास है, तो आप क्या निकाल दोगे? सेटलमेंट टाइम। तो सेटलमेंट टाइम यहां पर निकाला गया बच्चे, और सेटलमेंट टाइम आएगा h/vt। दिस इज द सेटलमेंट टाइम, टाइम टू फोल्ड द चैम्बर हाइट h। और दूसरा क्या है? रेजिडेंस टाइम। रेजिडेंस टाइम बच्चे क्या है? व्हाट इज द रेजिडेंस टाइम? यहां पर रुकने का समय। भाई पानी यहां से लेकर यहां तक जब जा रहा है, जब गैस एयर यहां से लेकर यहां तक जा रही है तो कितना टाइम लगा रही है? कितनी दूरी चलनी पड़ी है एयर को, कितनी दूरी ट्रैवल करनी पड़ रही है एयर को एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक जाने के लिए? आप बोलोगे सर कैपिटल एल। ये क्या है? कैपिटल एल। तो कैपिटल एल लेंथ इसको ट्रैवल करना पड़ेगा इनलेट से आउटलेट तक जाने के लिए। कि किस वेलोसिटी के साथ, किस वेलोसिटी के साथ ये एयर मूव कर रही है, किस वेलोसिटी के साथ ये एयर मूव कर रही है? जो उसकी गैस वेलोसिटी होगी, मान लो u, तो आपके पास लेंथ है, आपके पास वेलोसिटी है, तो आप क्या बता दोगे? आप बता दोगे रेजिडेंस टाइम, कि इस चैम्बर में आपकी जो गैस है कितने टाइम के लिए रुक रही है। रेजिडेंस में रुकने का मतलब ये नहीं है कि हमने स्टैग्नेंट कंडीशन बना दी है, रोक दिया एकदम एयर को। रुकने का मतलब बस ये है कि कितना टाइम उसको लग रहा है। रेजिडेंस टाइम का मतलब ये है कि एंट्री से एग्जिट तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो उसी को रेजिडेंस टाइम बोल रहे हैं। तो देखो रेजिडेंस टाइम कैसे निकाला? लेंथ आपके पास है, लेंथ को आपने वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया। टाइम फॉर गैस टू ट्रेवल द चैम्बर लेंथ है एट अ वेलोसिटी u। फॉर 100% एफिशिएंसी, फॉर 100% एफिशिएंसी ऑफ अ गिवन साइज, जो आपका सेटलमेंट टाइम है वो रेजिडेंस टाइम से कम होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर में अगर हमें एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या कंडीशन बना के रखनी है? तो आपका जो सेटलमेंट टाइम है वो रेजिडेंस टाइम से कम होना चाहिए। सेटलमेंट टाइम अगर आपने रेजिडेंस टाइम से कम रखा तो आपको आपके ग्रेविटेशनल चैम्बर की एफिशिएंसी ज्यादा देखने को मिलेगी। यहीं पर अगर सेटलमेंट टाइम ज्यादा हो गया रेजिडेंस टाइम का, इस बात को प्रैक्टिकली समझे, इस बात को प्रैक्टिकली समझे, थोड़ा सा विजुअलाइज करें इस चीज को कि सर सेटलमेंट टाइम रेजिडेंस टाइम से कम होना चाहिए। इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब इसको समझते हैं। देखो अब आप समझिएगा इसको। मान लो हमने बोला कि ये जो पार्टिकल यहां पर है, ये जो पार्टिकल बचे यहां पर है, दिस पार्टिकल,
ये पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी से। ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है कौन सी वेलोसिटी से, जो कि गैस वेलोसिटी होगी। ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, पार्टिकल एल लेंथ ट्रैवल करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से। तो उसका रेजिडेंस टाइम कितना आ जाएगा, वेलोसिटी लेंथ बाय वेलोसिटी, लेंथ बाय वेलोसिटी। और जब पार्टिकल सेटल करेगा तो पार्टिकल सेटल कितनी दूरी कर रहा है, पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सेटल होने के लिए, h डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो जब ये h डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और किस वेलोसिटी से, vt वेलोसिटी से, तो इसका सेटलमेंट टाइम कितना आएगा, हाइट बाय वेलोसिटी। अब एक वैल्यू लेके चलते हैं, इस पार्टिकल को सेटल होने के लिए ये जो सेटलमेंट टाइम आया है ये आया है 3 मिनट। एक वैल्यू लेके चलते हैं समझने के लिए। इस पार्टिकल को चैम्बर को क्रॉस करने के लिए, चैम्बर को बाहर, अगर ये चैम्बर से बाहर जा रहा चाह रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल ऐसे भी जाएगा और ये पार्टिकल ऐसे भी, सो रिजल्टेंट पाथ ऐसे निकल कर आएगा ना बच्चे। ये पार्टिकल ऐसे भी जा रहा है और ये पार्टिकल ऐसे भी जा रहा है, तो रिजल्टेंट पाथ कुछ ऐसे निकल कर आएगा। अब ये पार्टिकल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, ये पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहा है तो इस पार्टिकल को चैम्बर से बाहर चला जा रहा है, पार्टिकल चैम्बर से बाहर जाएगा, यानी उसका रेजिडेंस टाइम, अगर हम बात करें लेट अस सपोज रेजिडेंस टाइम है 7 मिनट। जस्ट एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं समझने के लिए बस। अब ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल लॉन्गिट्यूडनली मूव कर रहा है गैस की वेलोसिटी के साथ। तो ये पार्टिकल एंट्री पॉइंट पे आया और एग्जिट पॉइंट तक जाते जाते इसको 7 मिनट हो गई, और जैसे 7 मिनट हुई ये चैम्बर से बाहर चला गया, ये चैम्बर से बाहर चला। बट हमने डिजाइनिंग इस तरीके से की, हमने डिजाइनिंग इस तरीके से की कि अगर ये वाला पार्टिकल हमारे चैम्बर में आया तो ये h दूरी ट्रेवल कर लेगा, h डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा सिर्फ 3 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के अंदर। तो ये इस पार्टिकल को चैम्बर से बाहर जाने के लिए 7 मिनट लग रहे हैं, इस पार्टिकल को डस्ट हुपर में पहुंचने के लिए, नीचे सेटल होने के लिए इसे 3 मिनट लग रहे हैं। इस बात का मतलब ये वाला पार्टिकल आपका 100% सेटल हो जाएगा, यस और नो। यहीं पर अगर उल्टा कर दिया, यहीं पर उल्टा क्या कर दिया, इस पार्टिकल का सेटलमेंट टाइम हमने 7 मिनट कर दिया और इस पार्टिकल का रेजिडेंस टाइम 3 मिनट बोल दिया। इस बात का मतलब कि पार्टिकल को सेटल होने के लिए तो 7 मिनट लगेंगी और उसको बाहर जाने के लिए 3 मिनट लगेंगी, तो पार्टिकल सेटल नहीं हो पाएगा, पार्टिकल्स बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए हमने एक पॉइंट बोला कि अगर आप यहां पर एफिशिएंसी 100% चाहते हैं तो आपका सेटलमेंट टाइम हमेशा रेजिडेंस टाइम से कम होना चाहिए। आई होप अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। सेकंड इसके अंदर जो पॉइंट है वो लैमिनार फ्लो। बच्चे अभी मैंने बताया कि फ्लो, लैमिनार फ्लो, जितना स्लो फ्लो कराओगे, जितनी वेलोसिटी कम रखोगे, उतना ही ज्यादा एफिशिएंसी निकल कर आएगी, उतनी ज्यादा इफेक्टिवनेस निकल कर आएगी, उतना ही ज्यादा पार्टिकल्स जो है वो सेटल करेंगे चैम्बर के अंदर। तो लैमिनार फ्लो कंडीशन हम मेंटेन करके चलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लो इनसाइड द चैम्बर टू बी लैमिनार। लैमिनार मतलब स्मूथ फ्लो हो रहा है, नॉन टर्बुलेंट। टर्बुलेंस कैन रीसस्पेंडेड सेटल। अब देखो, अगर आपने मान लो टर्बुलेंस क्रिएट करा दिया, वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा कर दी, टर्बुलेंस फ्लो हुआ। टर्बुलेंस फ्लो होने की वजह से होगा क्या, डिसएडवांटेज क्या है, पार्टिकल सेटल नहीं होगा, समझ आता है। अब होगा क्या, कुछ पार्टिकल अगर सेटल हो भी गए होंगे, टर्बुलेंस होने की वजह से वो वाले पार्टिकल जो सेटल हो गए हैं, वो वाले पार्टिकल भी एयर के साथ फ्लो करके चले जाएंगे, यानी नुकसान ही नुकसान है। इस बात का मतलब कि ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर में फ्लो कैसा होना चाहिए, लैमिनार फ्लो कंडीशन होनी चाहिए। Efficiency. The theoretical efficiency for a specific particle size can be calculated and follow a curve where 100% efficiency is achieved for all the particle where Vt greater than equal to U. अगर आपने उन पार्टिकल्स के लिए डिजाइन कर दिया, उन पार्टिकल की आप बात कर रहे हो जिनकी टर्मिनल वेलोसिटी गैस वेलोसिटी से ज्यादा निकल कर आ रही है, जिनकी टर्मिनल वेलोसिटी गैस वेलोसिटी से ज्यादा निकल कर आ रही है, इस बात का मतलब ये होगा कि वो वाला पार्टिकल 100% सेटल होगा। बट हम उन पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं जिनकी टर्मिनल वेलोसिटी गैस वेलोसिटी से कम निकल कर आई, क्योंकि वो वाला पार्टिकल फिर सेटल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो वो उन पार्टिकल्स की अगर बात की जाए कि टर्मिनल वेलोसिटी उन पार्टिकल्स की गैस वेलोसिटी से ज्यादा है, वो पार्टिकल 100% सेटल करेगा। तो यही चीज यहां पर एफिशिएंसी की टर्म्स में बोला गया है। इन प्रैक्टिस दे आर एफिशिएंट ओनली फॉर पार्टिकल्स लार्जर देन 40 to 50 माइक्रोन्स। तो 40 से 50 माइक्रोन्स प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से बच्चे 50 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल्स के लिए ही ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं आपके ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि सिंपल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, इजी है सिंपल डिजाइन करना, इसको इजी है कंस्ट्रक्शन करना। नो मूविंग पार्ट्स, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है।
डिसएडवांटेज लो एफिशिएंसी। इफ एफिशिएंसी कम क्यों है? क्योंकि बड़े पार्टिकल को ही रिमूव कर पा रहा है, छोटे पार्टिकल को रिमूव नहीं कर पाएगा। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी आपने बोला कि वीटी की वैल्यू यू से ज्यादा रखो, उन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जिसकी वीटी की वैल्यू ज्यादा है। पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा वीटी की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, और जब पार्टिकल साइज जितना छोटा वीटी की वैल्यू उतनी ही कम आएगी तो आपको गैस वेलोसिटी बहुत ही कम करनी पड़ेगी। मान लो आपने कर दिया गैस वेलोसिटी को कम भी कर दिया है, बट यहां पर फिर आपको करना क्या पड़ेगा? अगर आपने गैस वेलोसिटी को भी कम कर दिया है और वीटी की वैल्यू भी कम थी, आपने गैस वेलोसिटी इतना कम कर दिया कि अब वीटी ज्यादा हो गया है, तो एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी। बट इस केस में आपकी जो लेंथ होगी चैम्बर की वो ज्यादा हो जाएगी, हाइट जो है वो कम हो जाएगी। हाइट को कम रख सकते हैं बट लेंथ बहुत ज्यादा चली जाएगी, और इतनी ज्यादा लेंथ के चैम्बर फिर नहीं बना पाएंगे फिर हम, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं होगा ना हमारे पास बनाना है, स्पेस भी तो चाहिए इसको डिजाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए 50 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल इजीली रिमूव हो रहे हैं, छोटे पार्टिकल रिमूव नहीं होते। फर्दर यहां पर कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स भी लगा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस पूरी जैसे चैम्बर की हाइट है, इन चैम्बर की हाइट के बीच बीच में कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगा देते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेट्स इसलिए लगाया क्योंकि हमने वो हाइट कम कर दी। हमने बोला था कि पार्टिकल जो टॉप पे था उसको सेटल होने के लिए ये पूरी हाइट ट्रेवल करनी पड़ रही है, इसको हमने छोटा कर दिया। छोटा क्या कर दिया, ये पूरी हाइट थी, बीच बीच में कुछ प्लेट्स लगा दी, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। तो अब जब एयर फ्लो करेगी तो ये जो पार्टिकल्स है अब उसको पूरी हाइट ट्रेवल नहीं करनी, तो जो हमने प्लेट लगाई हुई थी अब ये पार्टिकल सिर्फ इस प्लेट तक जाएगा और सेटल हो जाएगा। सिमिलरली नीचे ये जो सी दूसरी प्लेट लगी थी, सिमिलरली नीचे। तो छोटे पार्टिकल्स को भी अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू आपको यहाँ पर कुछ प्लेट्स को ऐड करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा प्लेट्स हियर। हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती है तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को ऐड करेंगे ताकि हम हाइट को रिड्यूस कर दें। भाई हाइट कम होगी तो वीटी अपने आप नहीं बढ़ जाएगा, हाइट अगर कम करोगे तो वीटी अपने आप बढ़ जाएगा, आप ऐसे समझ लीजिएगा, तो एफिशिएंसी ज्यादा आ जाएगी। नाउ लो प्रेशर, एडवांटेज क्या है, प्रेशर कम रहेगा। लार्ज स्पेस डिसएडवांटेज, यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज रहती है, इसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चली जाती है। ड्रॉप, मिनिमल एनर्जी लॉस, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सब डिसएडवांटेज है इसकी। लो मेंटेनेंस रबस्ट, एडवांटेज है। ड्राई कलेक्शन एंड डिस्पोजल, ये एडवांटेज है, ड्राई कलेक्शन मिलता है, कोई वेट पार्टिकल्स नहीं होते, राइट। डिसएडवांटेज में रिक्वायरमेंट अ वेरी लार्ज फुटप्रिंट फॉर द मीनिंगफुल कलेक्शन, ओनली फॉर द लार्ज पार्टिकल्स, परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड। नाउ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग में ये वाला यूज करते हैं। रिमूविंग द लार्ज रॉक डस्ट बिफोर अ बैग हाउस, इन बैग हाउस भी एक मैकेनिज्म होती है रिमूव करने की। इन वुड वर्किंग के अंदर भी ये वाला ये यूज करते हैं सिस्टम हम। इन ग्रेन हैंडलिंग, कोल क्रशर्स, सब में ये यूज किया जाता है, ठीक है ना। बाकी और भी इंडस्ट्रीज है, बाकी सब अलग अलग है, बाकी ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर इनके अंदर मोस्टली यूज कर लेते हैं हम लोग। ना कुछ क्वेश्चन है बच्चे जो हमने अभी तक कहानी पढ़ी है या जो हमने अभी तक इतना टाइम स्पेंड किया है, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का। नाउ इट्स टाइम to recall every concept, every points by using the questions. That questions are very important. आपने टॉपिक पढ़ लिया और आपने क्वेश्चन ना लगाए तो फिर किस बात का टॉपिक आपने पढ़ा, फिर आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो कि क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर फॉर अ पर्टिकुलर कंट्रोल। ग्रेविटी चैम्बर का प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। पार्टिकल्स आर चार्ज एंड अट्रैक्टेड टू अ ग्राउंडेड प्लेट, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं होती। पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड ऑन अ फैब्रिक फिल्टर सरफेस, ऐसे भी कोई बात नहीं होती। द वेलोसिटी ऑफ द गैस स्ट्रीम इज रिड्यूस्ड अलोइंग पार्टिकल टू सेटल आउट बाय ग्रेविटी, हाँ सर यही बात होती है। ए स्विरलिंग वोर्टेक्स फोर्स पार्टिकल्स टू द वॉल्स, स्विरलिंग वोर्टेक्स फोर्स, कोई रोटेशनल फ्लो की तो हमने बात ही नहीं की, तो आंसर इज द सी। बात समझ आई, आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, विच फोर्स इज सोलिली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टिकल्स कलेक्शन इन अ सैंपल ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर में कौन सा फोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ जी सर रुक जाओ, ग्रेविटेशनल सेटलिंग फोर्स ही है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसकी वजह से पार्टिकल सेटल हो रहा है, यस और नो। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, JEE 2016, JEE 2024, 2 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं आपके पास। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन, which of the following air pollution control device is suitable for removing the very fine dust from an air stream without affecting the gaseous component? Without affecting the gaseous components, which of the following air pollution control device is suitable for removing the very fine dust from an air stream without affecting the gaseous components? Gaseous components को affect किए बिना, which of the following air pollution control device is suitable for removing the very fine dust? फाइन डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना है। तो देखो यहां पर
वेट स्क्रबर, साइक्लोनिक, वेट स्क्रबर्स जो होते हैं ना वो गैसेस पोल्यूटेंट्स को भी रिमूव कर देता है साथ में। साइक्लोनिक सेपरेटर्स, ग्रेविटेशनल सेटलिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ऑल्दो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चंस आई थिंक जो है क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्रैप है। क्वेश्चन में ट्रैप क्या है कि यहाँ पर बोल दिया वेरी फाइन डस्ट। अब अगर वेरी फाइन डस्ट बोल दिया, ये जानबूझकर मैंने डाला है क्वेश्चन बच्चे आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। यहां पर वेरी फाइन डस्ट यहां पर बोल दिया। अगर क्वेश्चन वेरी फाइन डस्ट बोल रहा है तो इसका मतलब वो बहुत छोटे पार्टिकल के लिए बोल रहा है, बट हमें पता है ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर बड़े पार्टिकल्स को रिमूव करता है, तो इसका आंसर ग्रेविटेशनल सेटलिंग नहीं आएगा। इसका आंसर ये नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि इसने बोला क्या है वेरी फाइन डस्ट, और ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर में बड़े पार्टिकल रिमूव होता है, वेरी फाइन पार्टिकल्स रिमूव नहीं होता। तो जब वो वेरी फाइन डस्ट की बात करता है तो हमारे पास साइक्लोनिक सेपरेटर्स भी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स भी हैं। इन दोनों में अगर एफिशिएंसी की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो अगर ये वेरी फाइन डस्ट की बात कर रहा है तो हम इसकी बात करेंगे, बट साथ में ये चीज एक और बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, विदाउट अफेक्टिंग द गैसियस कंपोनेंट। तो ये साथ में गैसियस कंपोनेंट का भी नाम ले रहा है कि विदाउट अफेक्टिंग द गैसियस कंपोनेंट। और जब हम गैसियस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जब हम गैसियस कंपोनेंट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो गैसियस कंपोनेंट्स में क्या रहता है कि ये जो वेट स्क्रबर वाला डिवाइस है आपका, ये गैसियस कंपोनेंट को भी रिमूव करता है और साथ में पार्टिकुलेट मैटर को भी रिमूव करते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। वेरी फाइन डस्ट बोल दिया है क्योंकि जैसे मैंने बताया तो एक ग्रेविटेशनल सेटलिंग भी नहीं आएगा। तो दो बचे आंसर बी और सी। तो फ्रेंड्स क्योंकि एफिशिएंसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की ज्यादा होती है तो ये आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए जानबूझकर डाला क्योंकि क्वेश्चन में अभी हमने टॉपिक पढ़ा है, वैसे हम आगे भी डिवाइस पढ़ेंगे, तो कई क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूजन यहां पर आती है कि सर यहां पर ये लिख दिया विदाउट अफेक्टिंग द गैसेस कंपोनेंट। तो बच्चे कई बार मिस कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पर गलत चीजों में चले जाते हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं कि विदाउट अफेक्टिंग द गैसेस कंपोनेंट, तो मतलब वेट स्क्रबर, साइक्लोनिक सेपरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये कुछ ना कुछ गैसेस कंपोनेंट को भी रिमूव कर सकते हैं। बट आंसर यहां पर ध्यान देना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सिर्फ स्क्रबर हमारे पास अभी इन ऑप्शंस में है जो कि पोल्यूटेंट के साथ साथ पार्टिकुलेट मैटर भी रिमूव करता है। बाकी इन तीनों में ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर बड़े पार्टिकल्स को उठाएगा 50 माइक्रोमीटर से बड़े, और इन दोनों बचे आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ये आंसर टाइपिंग मिस्टेक है, ये आंसर इसका नहीं आएगा, आंसर इसका डी आएगा। 2016 का क्वेश्चन है बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, द मिनिमम पार्टिकल साइज रिमूव्ड बाय द ग्रेविटेशनल चैम्बर इज। अब देखो मैंने बताया ग्रेविटेशनल चैम्बर मिनिमम कितने पार्टिकल को हटा देता है, ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर। 2024 का रिसेंटली क्वेश्चन है, तो यहां से आप बता सकते हैं। द कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ अ ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर इज हाईएस्ट फॉर विच टाइप ऑफ पार्टिकल्स। कौन से टाइप के पार्टिकल्स के लिए एफिशिएंसी सबसे ज्यादा आती है, बड़े पार्टिकल के लिए, तो आंसर इज ग्रेटर देन 50 माइक्रोन्स। उसके बाद देखो, ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। डिसएडवांटेज क्या है ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर का, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। नहीं, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा नहीं होती है। इनएबिलिटी टू हैंडल हाई टेम्परेचर गैसेस, टेम्परेचर की तो कोई हमने बात ही नहीं कही है। वेरी लो एफिशिएंसी फॉर स्मॉल माइक्रोन साइज पार्टिकल, दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज कि एफिशिएंसी छोटे पार्टिकल्स को सेटल कराने की सबसे कम निकल कर आती है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज रहेगा। In a typical air pollution control train, a gravitational settling chamber is most commonly used as a final polishing device, primary pre-cleaner for removing large abrasive। यही लाइन मैंने यहां पर भी लिखी हुई है बच्चे, आपने अगर फोकस किया हो, अगर आपने यहां पर ध्यान दिया हो कि जब हमने ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर की बात करी, दिस वन ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर की जब हमने यहां पर दिस वन, ये रहा। तो ये हमारा प्री क्लीनर एंड प्राइमरी कलेक्टर। ड्यू टू देयर लिमिटेशन ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर्स आर नॉट यूज्ड एज फाइनल कंट्रोल डिवाइसेस। उनको फाइनल कंट्रोल डिवाइस में यूज नहीं करते, बट आर एक्सीलेंट एज प्री क्लीनर और प्राइमरी कलेक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर बड़े पार्टिकल को हटा रहा है, नॉट फॉर द स्मॉलर पार्टिकल। तो पहले बड़े पार्टिकल हटा रहे हैं, उसके बाद हम छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करने के अलग से मैकेनिज्म जो है, अलग से डिवाइसेस वो यूज करेंगे। इसलिए प्राइमरी है आपके, नॉट फॉर फाइनल। प्राइमरी कलेक्टर को बोला जाता है ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। If the length of the gravitational settling chamber is doubled while maintaining the same gas flow rate and height, what happens to its collection efficiency?
कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होगी अगर आपने लेंथ बढ़ा दिया? तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप लेंथ बढ़ाओगे, पहले आपने गिवन लेंथ रखी, अब आपने लेंथ को बढ़ा दिया, वेलोसिटी वही है, लेंथ बढ़ा दी है, तो लेंथ बढ़ाने की वजह से रेजिडेंस टाइम और ज्यादा हो जाएगा, और जब रेजिडेंस टाइम और ज्यादा हो गया, सेटलिंग वेलोसिटी भी वही रखी है आपने, तो सेटलिंग वेलोसिटी और रेजिडेंस टाइम में और ज्यादा गैप आ जाएगा, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल सेटल होगा, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो एफिशिएंसी विल इंक्रीज। Which of the following modification would most effectively improve the collection of smaller particle in a gravitational settling chamber? जैसे मैंने बताया कि अगर आप ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर में छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करना चाहते हैं तो यू हैव टू ऐड हॉरिजॉन्टल ट्रेज, या इनको शेल्फ्स भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेज ऐड करते हैं, वहां से आप हाइट को छोटा करके पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। According to the Stokes law, if the diameter of the particle is reduced to 1/3 of its original size, its settling velocity become, क्योंकि हमने पता है स्टोक्स लॉ में जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है और पार्टिकल साइज में स्क्वायर का रिलेशन है, सेटलिंग वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल स्क्वायर, और पार्टिकल के साइज को 1/3 कर दिया, तो यहां पर सेटलिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1/3 का स्क्वायर तो 1/9, तो सेटलिंग वेलोसिटी बिकम्स 1/9 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल, क्योंकि सेटलिंग वेलोसिटी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, दिस फॉर्मूला। ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स आर पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस? अभी बताया, क्या ये SO2 वगैरह को रिमूव करता है? भाई नहीं, गैसेस पोल्यूटेंट तो रिमूव होते नहीं है। फाइनल पॉलिशिंग, फाइनल में तो काम ही नहीं करता, प्राइमरी है। प्री क्लीनिंग ऑफ हॉट फर्नेस गैसेस कंटेनिंग लार्ज एब्रेसिव पार्टिकल, एब्रेसिव पार्टिकल तो समझ रहे हो ना, वो पार्टिकल जिसकी वजह से एब्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, वियरिंग टेयरिंग मटेरियल्स की ज्यादा देखने को मिलती है, तो जितना बड़े पार्टिकल्स होंगे ऑब्वियसली बात है, तो यस उनके रिमूवल के लिए। इन अ ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर द गैस फ्लो रेजिम शुड आइडियली बी, गैस फ्लो कैसा होना चाहिए, लैमिनार होना चाहिए। Which parameter does not directly affect the collection efficiency of gravitational settling chamber? कौन सा पैरामीटर डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है कलेक्शन एफिशिएंसी को? चैम्बर लेंथ, गैस विस्कोसिटी, पार्टिकल इलेक्ट्रिकल चार्ज, पार्टिकल डेंसिटी, ए बी डी ये करते हैं, पार्टिकल इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं करता, क्योंकि इसकी बात भी नहीं करते हम लोग। What happens to the collection efficiency of a gravity settling chamber when the gas temperature increases significantly? जब हम गैस के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो बच्चे विस्कोसिटी गैस की डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि गैस की विस्कोसिटी मोमेंटम्स की रीजन जो होता है विस्कोसिटी का गैसेस में, मोमेंटम ट्रांसफर होता है। अगर हमने लैमिनार फ्लो करवाना है तो गैस की वेलोसिटी को बहुत कम रखेंगे, पार्टिकल बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, और पार्टिकल्स जब फ्लो कर रहा है बहुत धीरे धीरे लेयर वाइज लेयर फ्लो कर रहे हैं सारी गैस आपकी, और हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से मोमेंटम इंक्रीज कर जाएगा पार्टिकल्स का, और मोमेंटम इंक्रीज करने की वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होगा, तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो एफिशिएंसी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज गैस विस्कोसिटी। द मेन इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर ओवर अदर पर्टिकुलेट मैटर इज दैट इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आती है और मेंटेनेंस भी कम लगती है। तो फ्रेंड्स ये मेरा टॉपिक था ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर का, बाकी और भी टॉपिक थे बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ बताना तो मेरे को सारा था, लेकिन अभी इसी में ही 1 घंटा हो गया है ना। तो आई होप कि आपको ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर और उसकी मैकेनिज्म अच्छे से समझ आ गई हो। फिर भी स्टिल अगर आपके पास कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, आप कमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट में कॉल भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी हो मॉड्यूल। बाकी जो भी आपकी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इस टॉपिक के अलावा सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी रहेगी आप कॉल कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में। योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ है। ओके, थैंक यू एवरीवन।